आज की क्लास को स्टार्ट। तो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी सी और दमदार जो क्लास है इंग्लिश ग्रामर की एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए लेके आ गया हूं। और आज की क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम इंग्लिश के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पढ़ाऊंगा, नहीं, प्रेजेंट का भी पढ़ाऊंगा, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, सभी जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उन सभी को आपको कवर कराऊंगा। इसके साथ साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसको भी कवर कराऊंगा, और कुछ आपको मॉडल वर्ब से रिलेटेड जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है एक दो उनमें से भी करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो सभी बच्चों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और हमारी जो क्लासेस का टाइम है भैया वो है रात को 8 बजे। ठीक है, चलो तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में कॉन्टिन्यूअस टेंस हम पढ़ेंगे। आपको इंट्रोडक्शन मैंने दे ही दिया है छोटा सा। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है कितने बच्चों को इसके बारे में पता है? बताओ भाई, कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कितने बच्चों को पता है? बताओ जल्दी से एक बार। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग वीके सिंह, गुड इवनिंग भाई। ठीक है, देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता क्या है, पहले मैं आपको इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। जब आप उस इंट्रोडक्शन से समझ जाओगे तो फिर आगे की चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। ठीक है, देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस में मतलब क्या होता है इसका? कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है प्रेजेंट में। इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट में इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, ठीक है, कोई व्यक्ति अभी इसी टाइम, अभी की बात कर रहे हैं, अभी इसी टाइम की। मैं देखो अपने चारों तरफ देखो, देख लिया सर चारों तरफ, ऐसे नजर घुमाओ, देख लिया है ना। अब देखो कौन व्यक्ति क्या क्या कर रहा है। देखो भी आपके मम्मी पापा भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी चाचा ताऊ कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। हैं, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई नाच रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई फोन चला रहा है, बस कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर ही रहे हैं, है ना। कोई भैंस के दूध निकाल रहा है, कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। तो ये जितने भी व्यक्ति आप कुछ ना कुछ करते हुए देख रहे हैं, कुछ ना कुछ काम को करते हुए देख रहे हैं, ये सभी के सभी जो काम हैं ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर बनेंगे। किसमें बनेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर बनेंगे। तो कोई व्यक्ति अभी किसी काम को, कोई व्यक्ति अभी किसी काम को कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, तो वो किस में आएगा? कॉन्टिन्यूअस में आएगा। किसका कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हाँ, अभी इसी टाइम जो व्यक्ति काम को कर रहा है। वेरी गुड ग्लब्स। ठीक है, चलो दूसरा कौन सा होता है? पास्ट। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है? पास्ट का कॉन्टिन्यूअस कहता है कोई व्यक्ति, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, कोई व्यक्ति पास्ट में किसी समय के दौरान, किसी समय पर या किसी समय के दौरान, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी समय के दौरान किसी काम को कर रहा था, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। मतलब कोई व्यक्ति है जो पास्ट में आपने देखा कि कुछ काम कर रहा था उस टाइम पे। जैसे मान लो 8 बज रहे हैं, हो सकता है आपने किसी को 8 बजने से 10 मिनट पहले देखा हो, 1 घंटे पहले देखा हो, 2 घंटे पहले देखा हो, है, आप गली से कहीं से निकल के जा रहे थे, उस टाइम पे काम करते हुए देखा हो, लेकिन वो तो पास्ट की बात हो गई ना, बीत गया। तो उस टाइम पे कुछ कर रहा था, अभी नहीं, अभी जो कर रहा है वो तो प्रेजेंट का है, लेकिन पास्ट में जो कर रहा था उसको बोलेंगे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसके बाद बारी आती है किसकी? फ्यूचर की। किसकी बारी आती है? फ्यूचर। बहुत से बच्चे इसको फटूरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फटूरे, है ना। तो भैया आगे बात फ्यूचर की। फ्यूचर का मतलब क्या है कि आने वाले समय में। अब आने वाले समय का मतलब कुछ बच्चे सोचते हैं आने वाले समय का मतलब कल, बस कल नहीं, आने वाले समय में, जो समय बस अब आ ही रहा है, आने वाला, चाहे वो आने वाला 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 20 साल, कितने साल हो, आने वाले समय की जब बात करेंगे तो आने वाले समय में, समझ में आ गया? आने वाले समय में कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, कोई व्यक्ति किसी काम को, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा, तो ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया किसका? फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या समझा
कि आने वाले समय में कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा। अब यहां पे मैंने आपको छोटी सी डेफिनेशन दी है इनकी, ठीक है, इनसे आप पहचान सकते हैं। उनको भूल जाओ जो आपने पढ़े हैं, रहा होगा, रही होगी, है, उनको भट्टी में जाने दो, भाड़ में जाने दो, उनकी जरूरत नहीं है। ये डेफिनेशन याद रखो बस। ये डेफिनेशन आपके, अगर आपके पास 100 सवाल हैं तो 100 के 100 सवालों को सोल्व करवाएगी। 100 के 100 सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन यहीं से होगा अगर आपको ये वाली डेफिनेशन याद है। रहा होगा, रही होगी, रहा था, रहा है, इन सबको भूल जाओ। इनसे आपका जो ट्रांसलेशन है वो नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। यही बात यहां पे लिखी हुई है कि जब सेंटेंस प्रेजेंट का होगा, किसका होगा, प्रेजेंट का, तो उसमें क्या होगा कि अभी जो व्यक्ति काम को कर रहा है, यानी कि काम अभी चल ही रहा है, काम चल रहा है ना, अभी भाई कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो काम अभी चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ है काम खत्म नहीं हुआ है, इसलिए प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में कोई व्यक्ति काम को पास्ट में कर रहा था, यानी कि पास्ट में चल रहा था काम, किस में चल रहा था, पास्ट में, ठीक है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का मतलब है कि काम आने वाले समय में चल रहा होगा, आने वाले समय में चल रहा होगा, ठीक है। अब इनकी वर्ड देख लो भाई थोड़ी सी कि किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। देखो, सबसे पहले हर सेंटेंस में सब्जेक्ट लगेगा, फिर हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर सेंटेंस में वर्ब लगेगी, और फिर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगेगा। ये रहेगा फॉर्मूला। यहां पे आपको बस ये बात याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से चेंज होती रहेगी। अगर टेंस प्रेजेंट का है तो इज एम आर लगेगा कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट का है तो वाज विल लगेगा, फ्यूचर का है तो विल भी लगेगा, और सब में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी वाली फॉर्म का जो है इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वीके सिंह, सर मेरा टेंस वॉइस नरेशन कंप्लीट हो गया है और ये आपके वजह से हुआ है, सो मैं आपकी दूसरी क्लास में आगे पढ़ने जाना चाहता हूं। भाई खूब पढ़ो, मना किसने किया है आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस तरह से होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो 3 एग्जांपल लूंगा छोटे छोटे से। मैंने बोला नॉर्मल सा, मैं अंग्रेजी या इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। मैंने क्या बोला कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला, दूसरा सेंटेंस मैंने यही सेंटेंस को पास्ट में बना दिया। किसमें बना दिया, पास्ट में। तो पास्ट में बनेगा कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, ठीक है, और फ्यूचर में कैसा बनेगा, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा होऊंगा। क्लियर हो गया। जो अभी मैंने आपको पीछे डेफिनेशन बताई थी वही डेफिनेशन चलेंगी। तो मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था और मैं अंग्रेजी पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है, ऐसे। अब देखो हिंदी में तो भी देखते पहचान लेते हैं। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा भी है जिसको हिंदी में देख के ही ना पता चल रहा हो। भाई इंग्लिश में अगर ना पता चले तो बात अलग है, अपनी मातृभाषा में जिसको बचपन से आप बोलते आए हैं, फॉर्मूलों को जाने दो भाड़ में। एक बात बताओ, कोई आपके सामने नॉर्मल बोल रहा है कुछ, मैं ना वहां जा रहा था, तो आपको पता नहीं है क्या ये पास्ट की बात है कि कब की बात है। सबको पता होता है कि पास्ट की बात है, लेकिन हम अपनी दिमाग में पता नहीं क्या, बुद्धि में क्या घुसा के उसको पता नहीं समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हम फॉर्मूले के चक्कर में रह जाते हैं ना। तो फॉर्मूले के चक्कर में नहीं रहना है, अपनी रियल लाइफ में भी इन चीजों को सोचना है। भाई वो खुद ही बोला है कि मैं वहां जा रहा था, सर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, हैं, मैं पढ़ रहा था, तो अपना पता चल रहा है पास्ट की बात है भैया, और पास्ट में इस काम को आप रेगुलर कर रहे थे, काम चल रहा था, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे समझोगे आप, ठीक है। भाई हेड टेंस में यूज होता है पास्ट के परफेक्ट में, ठीक है। देखो मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं तो मैं इसमें बोलूंगा आई एम। देखो प्रेजेंट का है तो इज लगेगा आई एम, ठीक है। अब रीडिंग हम इसमें लिख सकते हैं या लर्निंग भी लिख सकते हैं, वैसे हम रीड करने की बात कर रहे हैं तो रीडिंग लिख दूंगा। आई एम रीडिंग इंग्लिश, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इंग्लिश पढ़ रहा हूं। तो देखो इंग्लिश जो हमने अभी ये सेंटेंस बनाया है इंग्लिश में, इसमें ना पास्ट में सेम रहेगा सब कुछ, बस चेंज क्या होने वाली है, हेल्पिंग वर्ब। यहां पे क्या है, इज एम आर, पास्ट में क्या नीचे, वाज वर, फ्यूचर में क्या नीचे, विल बी। तो कैसे बोलेंगे, आई वाज रीडिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे, आई वाज रीडिंग इंग्लिश। और फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, आई विल बी रीडिंग इंग्लिश। क्लियर हो गया। यहां पे इंग्लिश में रीडिंग क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि भैया आईएनजी वाली फॉर्म लगती है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अभी मैंने आपको बिल्कुल जस्ट बताया था, देखो कहां गया भाई वो फॉर्मूला, कहां गया भाई फॉर्मूला, देखो अभी बताया था आपको, ये रहा।
सब में आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है वर्ब की, बस टेंस चेंज किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब से, बस और कुछ चेंज नहीं करना, बाकी सारी चीजें जो है वो सेम रहने वाली हैं। तो यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली है। अलग अलग टेंसेस में हमने हिंदी में देखो सब कुछ सेम है, हिंदी में सिर्फ लास्ट के जो शब्द हैं इनसे ही पता चल पा रहा है कि पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, आगे के किसी से नहीं पता चलेगा क्योंकि सब कुछ सेम है। इंग्लिश में भी ऐसी ही चीज होती है, जो ये होते हैं ना, ये आपको हिंदी में अलग अलग दिख रहे हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं एक तरह से, और इंग्लिश में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ये वाली। इनसे ही हमें पता चलता है टेंस के समय का। क्लियर हो गया कि प्रेजेंट का है या पास्ट का है? ठीक है भाई, हाँ ऐसे बनाओगे, वेरी गुड। तो सबको मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से यहाँ पे चीजें हो रही हैं। अभी इसमें से कुछ बच्चों को एक डाउट हो रहा है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगी। ये बात और याद रख लो, जो हमारा ही है, शी है, इट है, और अगर किसी का नाम हमें दिखाई देता है सेंटेंस में, अगर ये दिखाई देते हैं तो इनके साथ क्या लगता है हमेशा, एक तो लगेगा इज और एक लगेगा वाज। इज लगेगा और वाज लगेगा, ऐसे ही क्या है? आगे आओ, इनको छोड़ करके अब क्या क्या बच गया, इनको छोड़ करके क्या क्या बचा है सर? इनको छोड़ करके बच गया दे, क्या बच गया? दे, और क्या बच गया? वी बच गया, और यू। तो इनके साथ क्या लगेगा? इनका दूसरा फॉर्म इज में, इजमार में से आर बच गया, वाजवर में से वर बच गया, तो ये इनके साथ लग जाएंगे। अभी भी आपका एक बच जाता है आई। आई मैंने अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि आई के साथ भैया लगता है एम, और आई के साथ आप वाज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरह से जो है आप आई को एक अलग बॉक्स में बंद कर दोगे, क्योंकि आई जो है ना ये बहुत सारी चीजों को अलग अलग लेता है, सिंगुलर भी ले लेता है, प्लूरल भी ले लेता है अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो यहां पे इन चीजों को भी याद कर लेना, सेंटेंस में आपको काम आएंगे जब आप सेंटेंस बनाओगे। ठीक है, चलो अच्छा, ये बात जो है ना, ये वाली जो चीजें हैं इनको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर जो है होती हैं, सिंगुलर होती हैं ये वाले जो सब्जेक्ट हैं, और ये वाली जो चीजें होती हैं ये होती हैं प्लूरल। क्या होती हैं? प्लूरल होती हैं। इसीलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब की फॉर्म लगेगी या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब की फॉर्म की ही आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, हाँ चलो, अब मैं आपको कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस करवाता हूं भाई, थोड़े थोड़े सेंटेंसेस की। उससे पहले अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता है कि क्लासेस की पीडीएफ कहां पे मिलती है, तो हमारा एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश। प्ले स्टोर पे आप जाओगे, आपको मिल जाएगा, तुरंत सर्च करो, प्ले स्टोर पे मिलेगा। वहीं पे आपको जो है क्लासेस की पीडीएफ वगैरह जो है आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें अगर आपको कोई पेड कोर्स वगैरह लेना है कि सर हमें तो बेसिक से सीखना है कुछ, तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं। और जब आप हमारा पेड कोर्स लोगे तो भाई उसमें 100% गारंटी होगी आपको सिखाने की। ठीक है, आपको इंग्लिश सिखाने की गारंटी हमारी रहेगी अगर आप कोई कोर्स लेते हैं तब। और आप अगर नहीं सीख पाते हैं तो आपका पूरा 100% जो पैसा है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें शर्त यह है कि जो क्लास में बताया जाएगा वो आपको कंप्लीट करना है, और आप 100% सीख के जाओगे। बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूरा कोर्स आपको मिलेगा। इसमें क्लास नोट्स भी मिलेंगे, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा सबके नोट्स मिलेंगे। ठीक है, क्विज भी मिलेगी, प्रैक्टिस क्विज कर सकते हैं, सेंटेंस बिल्डर है, वोकैब है, और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर भी जो है आपको देखने को मिलेगी ऐप के अंदर ही। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। अब तो यहां पर अभी हमने जो हेल्पिंग वर्ब सीखी थी उससे हमने क्या सीखा है कि वाज वर्ब हमारा किस में इस्तेमाल होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसलिए इसका प्रयोग भूतकाल में करते हैं। इजमार का इस्तेमाल कहां पे होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि इसका इस्तेमाल कहां पे होगा? वर्तमान सेंटेंसेस को बनाने के लिए। और विल बी का इस्तेमाल कहां पे होता है? फ्यूचर में, यानी कि भविष्य काल में जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनको बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है सबके साथ क्या लगेगी? वर्ब की पहली फॉर्म में आप आईएनजी लगाओगे। क्या लगाओगे भाई? वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगाओगे। ठीक है, हाँ अच्छा, आपको सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस बनाने ही आते हैं कॉन्टिन्यूअस में, या आप इंटरोगेटिव भी बना लोगे, नेगेटिव भी बना लोगे? बताओ, नेगेटिव इंटरोगेटिव भी बना लोगे, नॉर्मल क्वेश्चन ही बनाने आते हैं? बस नहीं आते ना, वो मैं सिखाता हूं। देखो ये जो चार्ट है आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, पहले एक बार मैं हाथ समझा देता हूं आपको। देखिए, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं नॉर्मल सेंटेंस, उसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। ये जो सिंपल सेंटेंस है इसको बनाने का फॉर्मूला ये है कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो। एच वी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, एच माने हेल्पिंग, वी माने वर्ब, ध्यान से देख लेना। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं वर्ब की फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसे चलती है।
उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये सबको आता है, हर क्लास में मैं इसको बताता हूं बच्चों को। जितने भी बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं रेगुलर, उनको पता है कि ये फॉर्मूला में एक बार तो लिख ही देता हूं बोर्ड पे, ठीक है। अब हमें अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, कैसे सेंटेंस, नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होगा भाई, बताओ क्या करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, बता सकता है कोई बच्चा? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सुमन। बताओ नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएं, या हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएं, या वर्ब की फॉर्म के बाद लगाएं, या सेंटेंस के लास्ट में चिपका दे? बताओ क्या करें? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा याद रखना, आपके सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात नहीं है, पूरे इंग्लिश ग्रामर में जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद नोट लगा दो, बस पूरा सेंटेंस सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। क्या बात है भाई? बात ये है कि जो आपका सेंटेंस है, ठीक है, उसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगा दो। देखो पूरा का पूरा सेंटेंस मैंने उतार दिया, बस मुझे क्या करना है, मेरी जो हेल्पिंग वर्ब है ये वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ मुझे क्या लगाना है, नोट लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, और हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। हाँ भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। वेरी गुड राम जी, श्वेता, विक्रम, वेरी गुड भाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद, वेरी गुड। चलिए क्लियर हो गया नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं बताओ भाई। कोई बच्चा ऐसा है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता दे कि सर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें किसको आगे पीछे लिखना है, कि सब्जेक्ट को आगे लिखें, या हेल्पिंग वर्ब को लिखें, या वर्ब को लिखें, किसको आगे लिखें? बताओ, है कोई ऐसा बच्चा पढ़ाकू है जो पढ़ा लिखा सा हो थोड़ा सा क्लास में, जो बता दे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किस तरह से हम जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ भाई, गुड इवनिंग। देखो क्या करते हैं, हमारा जो ये लिखा हुआ है इसी से बनेगा सब कुछ, है अलग से कोई कॉपी नहीं बनानी है, इसी से बनेगा सब कुछ। देखो कैसे बनेगा, ये वाला जो है देखो सेम टू सेम मैंने यहां पर उतार लिया, ऐसे मैंने इसको बनाया था। अब हमें क्या करना है, जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव बनाने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो दो चीजें हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देना है। हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट लिख दो और सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब लिख दो, बस और कुछ नहीं करना। सर जैसा आपने बोला है ऐसा करके तो दिखाओ, है अभी दिखाता हूं करके, देखो जैसे मैंने बोला है ऐसा ही करके दिखाऊंगा और वो ही सही स्ट्रक्चर रहेगा। ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब ये रही है, इसको उठा के मैं लेके जाता हूं आगे, लेके आगे। अब जो हमारा सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट, इसको उठा के लेके जाता हूं पीछे, ये देखो इसको लेके गया पीछे, क्लियर। इसको आगे लिख दो भाई, इसको आगे लिख देता हूं, ठीक है। देखो ये हमारा जो सेंटेंस है, मैंने हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दोनों को कर दिया रिप्लेस। अब ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव बन गया है। कौन सा बन गया है, इंटरोगेटिव। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आएगी। वेरी गुड भाई शिवा, वेरी गुड शिवा, सुमन, राम जी, वेरी गुड भाई, नेहा, सभी बच्चों ने सही बताया। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, क्लियर हो गया। इंटरोगेटिव में, अच्छा इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, आपको पता है ना, दो तरह के होते हैं। ये तो है नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब जिसमें आगे आती है, एक होता है जिसमें सब्जेक्ट वो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड वाला होता है जो, तो जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड वाला होता है ना वो भी इसी से बनेगा। डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड वाले में कोई अलग से कोई तीर कमान नहीं चलाने हैं, उसमें क्या करना है, बस इसी को कॉपी कर लो। अबे हो जा भाई कॉपी, है बस इसी को कॉपी कर लो। ये देखो मैंने इसी को कॉपी कर दिया, कर दिया। अब बस कुछ नहीं करना, अगर WH का सेंटेंस है तो इससे आगे WH लगा दो, बस ये देखो बन गया आपका सेंटेंस। तो दो तरह के जो WH फैमिली वर्ड के सेंटेंसेस थे वो दोनों ऐसे बनेंगे, एक तो नॉर्मल ये बन गया और एक ऊपर वाले ये बन गया क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। हाँ, इस तरह से जो सेंटेंस आपके बनेंगे इंटरोगेटिव के। तो अब आपके सेंटेंस में ये मिले चाहे ये मिले, कोई सा भी आपको ट्रांसलेशन के लिए मिले, आप सबको ट्रांसलेट कर दोगे। सबका फॉर्मूला बुद्धि में बैठ गया है, खोपड़िया को खोल के ऊपर से उसमें चिपका लो भीतर, ठीक है। हाँ चलो, अब आपको मैं आगे इनकी प्रैक्टिस कराता हूं और अब धीरे धीरे हम जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही चीज मैंने यहां पे लिख रखी है। अब देखो एक एक चीज समझ में आ रही होगी, है एक एक चीज समझ में आ रही है ना, कि भाई ये नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, आ गया समझ में, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नोट लगा दिया। इंटरोगेटिव में आगे लगा देते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को, आ गया समझ में, ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड, आ रहा है सभी को समझ में। चलो अब थोड़ा सा ट्रांसलेशन सीखते हैं, ठीक है। पहले नॉर्मल सेंटेंसेस को सीखेंगे, इसके बाद फिर हम चलेंगे थोड़े शॉर्टकट पे, यानी कि मिक्स सेंटेंस देखेंगे, कटमा बोलते हैं जिसको आप, कहना सब तरह के मिक्स देखेंगे। पहले थोड़ा सा इनमें देख लेते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या अंतर होता है। तो प्रेजेंट का मतलब है जो काम अभी हो रहा है,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो काम पास्ट में हो रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। चलो जल्दी जल्दी सेंटेंस बनाते हैं। मैंने बोला कि वह खेल रहा है, क्या कर रहा है भैया, वो खेल रहा है, तो पास्ट में कैसे बोलूंगा, वो खेल रहा था, कैसे बोलेंगे, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, तो इज एम आर आएगा प्रेजेंट में, पास्ट में आएगा वाज वर, ठीक है, ये बात मैं यहां पे लिख दूं भाई, प्रेजेंट में क्या आएगा, इज एम आर आएगा, और पास्ट में क्या आएगा, वाज वर आएगा, क्या आएगा, वाज वर, और वर्ब की दोनों में आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नहीं बे श्वेता, कल नहीं आया था मैं लाइव, ठीक है। चलो, वह स्कूल जा रहा है, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही इज गोइंग टू द स्कूल, ही इज गोइंग टू द स्कूल, ऐसे बोल देंगे। और इधर भी बना दो क्या लगा, चलो वह खेल रहा था, तो बोलेंगे ही वाज प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा था। वह स्कूल जा रहा था, तो वाज लगाएंगे, ही वाज गोइंग टू द स्कूल, He was going to the school, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। देखो, आप क्या सोचते हैं कि आप सोचते हैं कि मैं 100% पूरी शुद्ध ग्रामर का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाऊं, कुछ बच्चे यही सोचते हैं, ठीक है, कि 100% शुद्ध ग्रामर का इस्तेमाल करके ही सेंटेंस बनाऊं। देखो, मैंने बोला मैं स्कूल जा रहा हूं। देखो, अगर आप इंग्लिश बोलने के लिए सीख रहे हैं ना, बोलने के लिए, तो बोलने के लिए आप ऐसा बोल सकते हैं, नॉर्मल तो ऐसा होगा, आई एम गोइंग टू द स्कूल। अच्छा, एक बात बताओ, ऐसा मैंने सेंटेंस लिख दिया, एक सेंटेंस मैंने लिखा आई एम गोइंग टू स्कूल, एक मैंने ये लिख दिया, एक मैंने ये लिख दिया आई एम गोइंग स्कूल, ठीक है। बच्चे क्योंकि अलग अलग तरह से सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। अब यहां पे मैंने इस सेंटेंस को 3 तरह से लिखा, आई एम गोइंग टू द स्कूल, इसमें मैंने दा लगा दिया, इसमें मैंने दा को हटा दिया, इसमें से मैंने टू और दा दोनों को हटा दिया। एक बात बताओ, अगर किसी के सामने आपने ये सेंटेंस बोल दिया, तभी कौन सा आपको वो रिवॉर्ड देगा क्या, कोई उपहार मिलेगा क्या, आपको नहीं मिलेगा। इस सेंटेंस को बोलोगे तब क्या कोई उपहार देगा आपको, नहीं। कोई पीटेगा, नहीं पीटेगा। इस सेंटेंस को बोलोगे तभी कौन सा आपको कोई पीट देगा या कोई उपहार दे देगा, नहीं पीटेगा, ना कोई उपहार देगा, नहीं देगा ना, कोई भी गिफ्ट नहीं देने वाला है। तो जब आप इंग्लिश बोलना सीख ही रहे हैं, तो इन छोटी छोटी चीजों पे, इन वाली चीजों पे गोल देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी ग्रामर के हिसाब से बोलने की कोशिश मत करो, जैसा बुद्धि में आता है। अगर टू को भूल रहे हैं तो भूल जाओ, दूसरे को जाने दो जहां जा रहा है। दा को भूल गए तो उसको भी जाने दो, क्योंकि ये बार बार आते हैं सेंटेंस में और कंफ्यूज करते हैं बच्चों को कि इसको लगाऊं ना लगाऊं, लगाऊं ना लगाऊं, ठीक है। शुरू में इनकी कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करना चालू करोगे, अपने आप बुद्धि में आ जाएगा, यहां पे दा लगाना चाहिए, अपने आप आएगा। कोई टीचर भी नहीं होगा बताने के लिए, फिर भी आप अपना आप लगा दोगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। सर मेरे में फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा, भाई क्यों नहीं दिखेगा फुल स्क्रीन, उस पर क्लिक करो तभी तो फुल स्क्रीन दिखेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है ना वो गड़बड़ करते हैं। शुद्ध हिंदी की कोशिश करेंगे, भाई शुद्ध हिंदी बोली आज तक कभी है, शुद्ध इंग्लिश बोलने की जो कोशिश कर रहे हैं, कभी शुद्ध हिंदी बोली आज तक, घर में बोल के देखा है शुद्ध हिंदी कैसे बोली जाती है, बोली नहीं जाएगी। बचपन से बोल रहे हो लेकिन फिर भी नहीं बोली जाएगी आपसे शुद्ध हिंदी, सुबह से शाम तक बात करके देखना, बोली ही नहीं जाएगी, तुरंत अपनी देसी भाषा पे आ जाओगे, है ना। तो इंग्लिश में भी कोशिश मत करो, एक आध दो वर्ड्स को, अक्षरों को भूल जाते हो तो भाड़ में जाने दो, अक्षरों को बाद में सीख लेंगे, ठीक है। पहले और बाकी की चीजें उनको तो सीख लें, कभी एक सेंटेंस भी लटके रहो, ठीक है भाई, ये बात याद रखनी है। चलो अब आगे बनाओ। हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, बोलो, हम इंग्लिश बोल रहे हैं, वी आर। अब बोलने के लिए क्या बोलते हैं, स्पीक, तो स्पीक में आईएनजी लगा देंगे, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। और पास्ट में वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, पास्ट में बोल रहे हैं तो भाई वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। हम अंग्रेजी बोल रहे थे। वह बाजार जा रहा है तो कैसे बोलेंगे, ही इज गोइंग। अच्छा देखो, यहां पे मैं टू लगाऊं या ना लगाऊं, दा लगाऊं या ना लगाऊं, इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है, कि सर ये मुझे पता नहीं चल रहा है मैं दा लगाऊं ना लगाऊं, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है। सेंटेंस बनाओ बस, ही इज गोइंग टू द मार्केट, बाजार को बोलते हैं मार्केट, ठीक है, इस तरह से बनेगा। और पास्ट में सिर्फ यहाँ पे जो इज एम आर लग रहा है, पास्ट में वो वाज वर में ट्रांसलेट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। चलिए
सभी बच्चे सही बना रहे हैं एकदम है, आज तो सीख के ही जाएंगे, अभी दिख रहा है मुझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे सेंटेंस जो बनाएंगे, अब आगे के जो सेंटेंस मैं आपको सिखाने वाला हूं, इन सेंटेंसेस में मिक्स रहेंगे, प्रेजेंट का भी रहेगा, पास्ट का भी रहेगा, फ्यूचर का भी रहेगा, इंडेफिनेट, वो क्या बोलते हैं इंडेफिनेट नहीं, सिंपल सेंटेंस भी रहेंगे, नेगेटिव भी रहेंगे, इंटरोगेटिव भी रहेंगे, सभी तरह के मिक्स रहने वाले हैं। ठीक है, चलो अब बनाओ जल्दी जल्दी से। पहला सेंटेंस देखो लिखा हुआ है, क्या तुम अभी पढ़ रहे हो। जैसे नॉर्मली किसी से हम बोलते हैं ना, तू अभी तक पढ़ रहा है क्या, नॉर्मल हिंदी में हम ऐसे बोल देते हैं, तू अभी तक पढ़ रहा है, ऐसे बोल देते हैं देसी भाषा में। हिंदी में बोलते हैं क्या तुम अभी तक पढ़ रहे हो, हैं अभी तक, तो कैसे बोलेंगे बताओ, कौन सा टेंस है। सर टेंस तो पता चल गया, प्रेजेंट का है, कॉन्टिन्यूअस। अभी तक के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, अभी के लिए, अभी के लिए इस्तेमाल करना है स्टिल का, STILL, स्टिल का मतलब होता है अभी। ऐसी नई नई चीज आप सीखने वाले हैं। ठीक है, हाँ कैसे बोलेंगे, क्या तुम अभी पढ़ रहे हो, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली से तो स्टार्ट होने वाला नहीं है, ये मत सोच रहे WH फैमिली वर्ड लगेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं यहाँ पे क्या आ गया, क्या है, तो यहाँ पे भैया वट लगा दूं, वट नहीं लगेगा, इसका कंफ्यूजन और दूर करता हूं आपको। देखो दो सेंटेंस होते हैं, मैंने बोला क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, और एक सेंटेंस मैंने बोला तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। इन दोनों सेंटेंसेस को देखो, इन दोनों सेंटेंसेस में एक अंतर है, एक अंतर है, वो अंतर क्या है, वो अंतर ये है कि जो पहला वाला सेंटेंस है ये वाला, इसमें आप किसी से पूछ रहे हैं क्या तुम पढ़ रहे हो, अब वो जवाब किस में देगा, हाँ पढ़ रहा हूं, अगर पढ़ रहा होगा तो, नहीं पढ़ रहा होगा तो बोल देगा भाई नहीं पढ़ रहा, दोनों में से एक ही बोलेगा, पढ़ रहा होगा तो हाँ, नहीं बोलेगा तो ना। मतलब जवाब किस में आ रहा है, जवाब आ रहा है हाँ या ना में, पढ़ रहा है तो हाँ और नहीं पढ़ रहा तो ना। ठीक है, पढ़ रहा है तो हाँ, नहीं पढ़ रहा तो ना। ठीक है, इधर देखो मैंने बोला तुम क्या पढ़ रहे हो, उससे मैंने बोला यार तुम क्या पढ़ रहे हो, तो जवाब वो हाँ या ना में नहीं दे सकता, नहीं दे सकता ना, उसको पूरा जवाब देना पड़ेगा। बता भी क्या पढ़ रहा है, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग क्या पढ़ रहा है तू बता, है ना, तो उसको पूरा जवाब देना है। यहाँ पे क्या देना है, पूरा जवाब देना है, पूरा जवाब देना है। अब दोनों सेंटेंस में देखो, यहां पे भी क्या आया है और यहां पे भी क्या आया है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये वाला जो क्या है, ये सवाल पूछ रहा है वट, ये वट वाला क्या है, तो जब सेंटेंस में क्या आपको दिखाई दे और सामने वाले को पूरा जवाब देना पड़े, जिसका पूरा जवाब आता है वहां पे ही ये वट जो है, ये क्या जो है वट का काम करेगा। लेकिन जहां पे सिर्फ हाँ या ना में जवाब होगा वहां पे ये वट नहीं है, वहां पे ये वट नहीं है और यहां पे ये वट है। यहां पे वट क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रहा है, पूरा जवाब नहीं दे रहा है। समझ में आ गया। तो जब सेंटेंस में हाँ या ना का जवाब देना होता है तब ये जो सेंटेंस है ये किस फॉर्मूले से बनेगा, जब खाली हेल्पिंग वर्ब शुरू होती है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और जब पूरा जवाब देना होता है तो वहां पे WH फैमिली वर्ड लगेगा। समझ में आया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। वहां पे सेंटेंस ऐसे बनेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, इसमें कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। ठीक है, चलो आ जाओ अब बनाओ। क्या तुम अभी पढ़ रहे हो, तो वो हाँ या ना जवाब देगा, हाँ भी पढ़ रहा हूं। तो मतलब यहां पे जो एक क्या लिखा हुआ है क्या, इसमें जो है वट वाला क्या नहीं है। एक बात और, जब भी आपको क्या सेंटेंस की शुरुआत में दिखाई देता है, यहां पे देखो शुरुआत में है, यहां पे शुरुआत में है, तो वो जो सेंटेंस है इससे भी पता चल जाएगा अगर सेंटेंस की शुरुआत में आया है ना क्या, तो उसमें मतलब WH फैमिली वर्ड वाला वो सेंटेंस है ही नहीं। ठीक है, वो WH फैमिली वाला सेंटेंस नहीं है। भाई संतोष, तुम्हारे अगर अब भी समझ में नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, ये बात भूल जाओ, फिर नहीं आएगा। सेंटेंस को दोबारा, वीडियो को दोबारा पीछे करके देखो, समझ में आ जाएगा। एक दो बार देख लिया करो, कुछ बच्चों को एक बार में नहीं आता, दूसरी बार देख लिया करो। ठीक है, तो क्या तुम अभी पढ़ रहे हो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आर यू स्टिल स्टडिंग, आर यू स्टिल स्टडिंग। स्टिल मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि यहां पे आया है अभी, अभी भी पढ़ रहा है क्या, आर यू स्टिल स्टडिंग। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। हाँ आगे देखो, क्या तुम इस समय क्या कर रहे हो, तुम इस समय क्या कर रहे हो। अच्छा देखो एक बात और बताता हूं, अभी मैंने आपको जो बताई, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो शॉर्ट ट्रिक देखो। शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, यहां पे देखो, यहां पे शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी क्या सेंटेंस की शुरुआत में दिखाई देगा तो हमेशा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। किससे, हेल्पिंग वर्ब से। और जब क्या सेंटेंस के बीच में कहीं दिखेगा तो WH फैमिली वर्ड से शुरू होगा। अब यहां पे देखो आगे क्या, तो मैंने किससे शुरू किया है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया है। अब यहां पे देखो सेंटेंस के बीच में आया है क्या,
तो किससे शुरू होना चाहिए? WH फैमिली वर्ड से। किससे? WH फैमिली वर्ड से। अब देखो सब पे अप्लाई करके दिखाऊंगा ये फॉर्मूला। तुम इस समय क्या कर रहे हो, तो क्या के लिए लिखना है? व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। व्हाट आर यू डूइंग, किस समय? इस समय, तो बोलेंगे एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग एट दिस टाइम, तो देखो मैंने यहां से किससे स्टार्ट किया? व्हाट से स्टार्ट किया, व्हाट से, ठीक है। एक और देखो आगे, क्या वह खाना नहीं बना रही है? अब यहाँ पे क्या आगे आ गया, इसका मतलब इसमें WH फैमिली वर्ड नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। क्या वह खाना नहीं बना रही है, तो बोलेंगे कैसे? कैसे बोलेंगे? इज, भाई इज शी नॉट, इज शी नॉट कुकिंग फूड। यहां पे देखो, यहां पे किससे स्टार्ट हुआ? इजएमआर से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। क्लियर हो गया? हाँ, तो इजएमआर से स्टार्ट हुआ क्योंकि प्रेजेंट का है। भाई सी के साथ तो इज ही लगाना है ना, सी के साथ इज, यू के साथ आर आएगा, ठीक है। यहां भी यू के साथ आर हमने लगाया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो लग रही है सब्जेक्ट के हिसाब से लग रही है कि हमारा सब्जेक्ट है क्या आखिर में, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लग रही है। अब यहां पे देखो, वह अभी कहां है, कहां, कहां के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वेयर का। WH फैमिली वर्ड है तो आगे आएगा, कैसे बोलेंगे? वेयर। सेंटेंस है प्रेजेंट का, प्रेजेंट का है, और वह क्या है? सब्जेक्ट है। वह यानी कि ही या सी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की। तो ही या सी के साथ, दोनों के साथ इज लगता है, तो मैं वेयर के बाद क्या लिखूंगा? इज, वेयर इज। अब मैं ही के लिए बोलना चाहता हूं तो ही लिख दूंगा, अगर लड़की के लिए बोलना चाहता हूं तो सी लिख दूंगा। ही, वेयर इज ही। अब अभी के लिए आप यहां पे नाउ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर इज ही नाउ, ठीक है, या राइट नाउ भी आप लिख सकते हैं, दोनों ठीक हो जाएंगे। क्लियर? हाँ, ऐसे आगे देखो, क्या तुम कल इस समय पढ़ रहे थे? देखो क्या आ गया आगे, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा सेंटेंस। क्या तुम कल इस समय पढ़ रहे थे? पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट का वाज वर्ब लगेगा, और वाज वर्ब में से भी सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो यू के साथ क्या लगता है? वर, तो वर लगेगा। तो कैसे बोलेंगे? वर यू, वर यू, वर यू स्टडिंग, वर यू स्टडिंग इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। और लास्ट में लिख देंगे बीते हुए कल के लिए यस्टरडे होता है। क्या होता है? यस्टरडे। बीते हुए कल के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? यस्टरडे का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? वर यू स्टडिंग एट दिस टाइम यस्टरडे। अच्छा देखो, ये जो यस्टरडे लिखा हुआ है ना, इसको पीछे लिख दो या सेंटेंस में आगे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि सर ने पीछे चुपकाया है तो मैं भी पीछे ही चुपकाऊंगा, भैया इसको आगे चुपका सकते हैं। यस्टरडे वर यू स्टडिंग एट दिस टाइम, ऐसा भी बोल सकते हैं, और पीछे बोलना है तो पीछे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर करवाना चाहता हूं। देखो, आज को क्या कहते हैं? आज को, आज को क्या कहते हैं भाई, बताओ, बता सकता है कोई? कल को क्या कहेंगे? कल को, कौन सा कल है ये? आने वाला। कौन सा कल है? आने वाला, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है कल। कौन सा कल है? बीता हुआ कल। कौन सा कल है? बीता हुआ। क्लियर? इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे परसों। परसों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बताओ? कौन सा परसों है ये? आने वाला परसों, यानी कि कल के बाद जो आएगा, ठीक है। आने वाले एक परसों के लिए, एक परसों वो होता है जो परसों बीत गया, जो बीत गया उसको भी तो बोलते हैं भाई परसों। कौन सा परसों है ये? जो बीत गया, बीत गया। जो पास्ट में चला गया वो भी तो परसों है, जो पीछे चला गया। एक आने वाला परसों है, एक पीछे चला गया परसों है। तो बताओ इनको क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड, बता तो रहे बच्चे। तो आज को क्या बोलेंगे? टुडे है, टुडे। टुडे की चाय पिएगा भी, ठीक है। कल को क्या बोलेंगे? कौन सा कल है? आने वाला, तो आने वाले कल को बोलते हैं टुमारो। क्या बोलते हैं? टुमारो बोलते हैं, ठीक है। और जो बीता हुआ कल है उसको क्या बोलते हैं? यस्टरडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस्टरडे बोलते हैं, यस्टरडे, ठीक है। क्लियर हो गया? ऐसे तो ये चीजें भी मैं साथ के साथ आपकी क्लियर करा रहा हूं, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ टॉपिक पे ही हूं। क्लियर? आगे आओ। परसों को क्या बोलेंगे? परसों को, आने वाले परसों को। अच्छा, परसों आता कब है? देखो, मान लो ये है आज, ये है कल, और ये है परसों जो आएगा। यानी कि परसों कब आएगा? कल के बाद आएगा। किसके बाद आएगा? कल के बाद। तो कैसे बोलेंगे आने वाले परसों को? आने वाले परसों को बोलेंगे द डे आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। द डे आफ्टर, कब के बाद? कल के बाद। तो कल क्या है? टुमारो। तो कैसे बोलेंगे? टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो, इसको बोलते हैं परसों। कौन सा परसों? आने वाला परसों, द डे आफ्टर टुमारो, ठीक है।
द डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों। बीते हुए परसों को क्या बोलेंगे? बीते हुए परसों। बीता हुआ परसों कौन होता है? आज से पहले क्या है? कल, और कल से पहले जो था परसों, उसको बोल रहे हैं हमें बीते हुए परसों। इसको क्या बोलेंगे? पहले इसको देखो, कल को क्या बोलते हैं? कल को बोलते हैं यस्टरडे। तो यस्टरडे से भी एक पहला दिन, तो पहले के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बाद के लिए आफ्टर का इस्तेमाल किया, तो पहले के लिए बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, करोगे जल्दी से इस्तेमाल। द प्रीवियस डे टुमारो, अच्छा भाई, ठीक है। हाँ देखो कैसे बोलेंगे, परसों को क्या बोलेंगे? द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, बीत हुए कल। आजकल तो ओवर मोर ओवर पता नहीं क्या क्या चल गया नया नया शब्द, ठीक है, आप इसको याद कर लो, ये ठीक है, क्लियर। हाँ, द डे बिफोर टुमारो नहीं, द डे बिफोर यस्टरडे, बीते हुए कल, बीता हुआ कल, यस्टरडे उससे पहले का दिन जो है, ऐसे बनेगा। ठीक है, चलो क्लियर, आ जाओ। तो तुम इस समय क्या कर रहे थे, ये तो मैंने लिख दिया। आगे है, तुम कल रात क्या कर रहे थे? क्या आ गया बीच में? जब क्या बीच में आ गया तो इसका मतलब क्या है कि सेंटेंस डब्ल्यूएस फैमिली से स्टार्ट होगा। तो कल रात तुम कल रात क्या कर रहे थे? तो कैसे बोलेंगे? what were you doing? what were you doing? अब जो कल की रात है उसको क्या बोलेंगे बताओ? कल रात यानी कि पिछली रात, तो उसके लिए आप लास्ट नाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? लास्ट नाइट। यस्टरडे नाइट भी बोल देते हैं कुछ लोग, लास्ट नाइट भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे बताऊं क्या लिखूं? लास्ट नाइट लिख दो भाई, लास्ट नाइट। ठीक है, जो पीछे हुई कल की रात है, बीती हुई जस्ट रात है, उसके लिए लास्ट नाइट बोल देंगे। क्लियर? भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के वीके से बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, यूट्यूब पे सर्च करो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब बाय अल्फा स्पोकन इंग्लिश, या चिंटू सर आप लिखोगे उससे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी मैंने बना रखी है, आप वहां से सीख सकते हो उसको और अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, तुम अगले महीने क्या कर रहे होंगे? अगले महीने आने वाले समय की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। भाई आने वाले महीने में क्या कर रहा होगा भाई बता, कैसे बोलेंगे? हाँ बताओ, तुम अगले महीने क्या कर रहे होंगे? अगले महीने अपना पता चल रहा है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, है ना, और बीच में आया है क्या, तो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड वट लगेगा। कैसे बोलेंगे? वट। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? विल यू, वट विल यू बी डूइंग, वट विल यू बी डूइंग। ठीक है, नेक्स्ट मंथ। अच्छा ये बना कैसे है आपको मैं बताता हूं, देखो ये बना कैसे है, किस किस का बच्चे का सही है पहले बता दो। व्हाट विल यू बी डूइंग नेक्स्ट मंथ, वेरी गुड भाई जूही खान, ठीक है सही बच्चे बना रहे हैं सही। अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक बात ध्यान रखना, कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसमें दो शब्द होते हैं, जैसे विल बी, विल हैव, आगे जाके कभी आपको हैज बिन भी दिखाई देगा, हैव बिन भी दिखाई देगा, हैव बिन, है ना। तो इनमें से क्या होता है, जब इंटरोगेटिव बनाते हैं ना, इनका जो पहला वाला पार्ट है, ये पहला वाला जो शब्द है ये ही जाता है सिर्फ आगे। जैसे अभी हमने बोला तो कैसे बोलेंगे? व्हाट। ठीक है, अब फिर हमें क्या लिखना है? विल लिखना है, विल। फिर हमारा क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर हमारा बी आएगा जो बी पीछे का रह गया है। ठीक है, फिर अपनी जो वर्ब वगैरह है वो आ जाएगी। ऐसे होता है हमेशा, यानी कि विल जो है वो आगे जाएगा, फिर बीच में सब्जेक्ट आएगा और फिर बीच में हैव आएगा। ये बात आपको याद रखनी। ऐसे यहां पे होगा, हैज आगे जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर बिन आएगा। क्या आएगा? बिन। ऐसे यहां पे होगा, हैव आगे आएगा, सब्जेक्ट रहेगा और फिर बिन आएगा। यानी कि सीखने को क्या मिला कि जब हमारे सेंटेंस में एक से ज्यादा शब्द हो, कई कई में तीन तीन भी देखने को मिल जाते हैं। तीन किस में मिलेंगे? जैसे कि विल, हैव, बिन, इसमें देखो तीन चीजें हमें देखने को मिली हैं, है ना। तो क्या तीनों को आगे ले जाए हम? नहीं, सब्जेक्ट से आगे नहीं, सिर्फ ये पहला वाला जाएगा। क्या जाएगा? पहला वाला जाएगा हमेशा। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है और यही चीज हमने यहाँ पे की है। सिर्फ हम विल बी में से देखो, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? विल बी होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो हम सिर्फ विल को आगे ले गए हैं, फिर हम अपने पास सब्जेक्ट लिखा है और बी जहां पे था वो वहीं पे रह गया है। ठीक है, और बी डूइंग नेक्स्ट मंथ, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे आओ। क्या वह परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा होगा? ये जो सेंटेंस इसमें वट आगे लगा हुआ है, क्या आगे लगा हुआ है, तो इसमें डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड नहीं आएगा, नॉर्मल सेंटेंस बनेगा। ठीक है, बनाओ।
बनाओ, कैसे बनाओगे? क्या वह परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा होगा? फ्यूचर का है तो कैसे बोलेंगे? विल ही नॉट बी, विल ही नॉट बी। अच्छा, तैयारी करने को क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन करते हैं। भाई एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं नहीं करते हैं? या कुछ और करते हो एग्जाम की? बताओ। एग्जाम की तैयारी की बात कर रहे हैं तो प्रिपरेशन, एग्जाम के लिए क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, है ना, किताबों को, चीजों को, लेसन्स को। क्लियर हो गया? व्हाट विल यू बी डूइंग यस्टरडे। हाँ भाई गुलाब सर, ठीक है एकदम। इसको बनाओ, आगे वाले को, नेक्स्ट वाले को बनाओ। क्या वह परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा होगा? अच्छा, ये नॉट क्यों आया है पता चल गया ना, क्योंकि सेंटेंस में नेगेटिव वाली बात भी है। देखो ये रही नेगेटिव वाली बात, ठीक है, इसलिए नेगेटिव वाली बात भी मैंने लिख दी यहां पे। विल ही नॉट बी, वेरी गुड, विल ही नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। वेरी गुड भाई हर्षिक, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो विल ही नॉट बी प्रिपेयरिंग। अच्छा देखो, यहां पे फॉर लिखोगे तब भी ठीक है, या डायरेक्ट द एग्जाम लिखोगे तब भी ठीक है, ठीक है। दोनों में से किसी का भी जो है इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे आओ। वह उस समय कहां काम कर रहा होगा? क्या है? कहां? तो वेयर का इस्तेमाल करेंगे, वेयर। वेयर ही, रुको 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 रुको, वह किस समय? उस समय। उस समय के लिए इस्तेमाल करोगे एट दैट टाइम का, ठीक है। वेयर विल ही, बोल रहा हूं ही, लिख रहा हूं बी है। वेयर विल ही बी, ठीक है, डूइंग वर्क, डूइंग वर्क एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो सेंटेंस है बन जाएगा। क्लियर? वेयर विल ही बी डूइंग वर्क एट दैट टाइम, वह उस समय कहां काम कर रहा होगा, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। क्लियर भाई सभी को? चलिए वेरी गुड भाई, ऐप वालों तुम भी कर लिया करो थोड़ा बहुत कसरत। आगे आओ, नेक्स्ट बनाओ। क्या वह मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था? भाई क्या वो मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था? इसको बनाओ, कैसे बनाओगे? बताओ भाई कैसे बनाओगे? क्या वह मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था? पास्ट का सेंटेंस है और झूठ बोलने को बोलते हैं टेलिंग लाई, टेलिंग लाई। बनाओ अब जल्दी से। क्या वह मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था? तो क्या आगे आ गया है? इसका मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस शुरू होने वाला है। यहां पे वट नहीं लगेगा, बेशक क्या देखने को मिल रहा है तो वट नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ बनाओ जल्दी से। वह उस समय किससे बात कर रहा था? बात करने को बोलते हैं टॉक, और उसमें लगा देंगे आईएनजी। इसको भी बनाओ। क्या तुम कल इस समय पढ़ रहे होंगे? तो नॉर्मल, इसको बना दोगे, है ना। चलिए, तो नॉर्मल से जो सेंटेंस है मैंने आपके लिए छोड़े भाई, इनको बना लेना। नॉर्मल से सेंटेंस है, मैंने लिख दिया है किससे क्या करना है। बात करने को बोलते हैं टॉकिंग करना, टॉक करना, है ना। और झूठ बोलने को बोलेंगे टेलिंग लाई। क्लियर? हाँ, तो इस तरह से सेंटेंस आपके बनेंगे। अगर किसी से नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर हमसे नहीं बन रहा है, वो मैं आपसे बनवा दूंगा, ठीक है। चलो क्लियर। अब ये वाले जो सेंटेंस है ना, ये वाले जो सेंटेंस मैंने यहां पे लिखे हैं, ये तीनों आपको कमेंट करने हैं, इनकी इंग्लिश कमेंट करनी है। मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख रहा हूं, मैं प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख रहा था, और मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख रहा होऊंगा, ठीक है। हाँ, इनको बनाना भी नेक्स्ट वालों को, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने आए थे भाई सीख गए ना सब। कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, ठीक है। और भाई क्लास बहुत लंबी हो गई है, तो इसलिए जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो मैं आपको आगे की किसी क्लास में समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में इतने में ही बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। चलिए, तो अब हम मिलेंगे भाई कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और आप जानते हैं कि क्लासेस का टाइम क्या है, रात को 8 बजे है। क्या है क्लासेस का टाइम? रात को 8 बजे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कोर्स वगैरह लेना चाहता है तो भाई हमारी एप्लीकेशन है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, इसको डाउनलोड कर लेना। अच्छा, ये नहीं है कि इसको डाउनलोड करोगे तो पैसा देना ही पड़ेगा, भाई मत दो पैसा। फ्री में भी बहुत सारी चीजें हैं, फ्री में भी आप पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री में भी पढ़ सकते हैं, बस एप्लीकेशन डाउनलोड करो। इसमें फ्री का कोर्स भी है, उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें भी आपको, बहुत सारी चीजें इसमें से फ्री मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चों को भाई गुड नाइट, ठीक है। और अब मैं मिलूंगा आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। चलिए, तो सो जाओ भी आराम से, ठीक है। और नोट जरूर बना लिया करो भैया।